दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं और क्यों किसी कंप्यूटर में हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर हम किसी और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक से एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग मैक्सिमम कंप्यूटर यूजर की बात करें, जो लोग भी कंप्यूटर को यूज करते हैं वो हार्डवेयर डिटेलिंग को लेकर अनअवेयर होते हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों को कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऑर्गेनाइजेशन एंड उसकी वर्किंग के बारे में पता नहीं होता। अब मान लीजिए अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना होते तो क्या होता है पता है कि जैसे पुराने जमाने में जब इनिशियली कंप्यूटर निकले थे तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो वहाँ पर हमें कंप्यूटर से जो भी टास्क परफॉर्म करने होते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बताना होता था कैसे किस ऑर्डर में करना है। तो एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि मान लीजिए ये जो यूजर है इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और इसे इस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर कोई फाइल स्टोर करवानी है। तो दोस्तों इस बंदे को पूरा डिटेलिंग बताना पड़ता कि वो फाइल को स्टोर कैसे करना है। मतलब उसे ये बताना होता कि इसके अंदर मेमोरी कहाँ पर फ्री है उसे पहले ढूंढो, फिर वहाँ पर जाकर फाइल कैसे स्टोर करनी है वो भी इसे बताना होता। मतलब इसे करना क्या है, आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को कैसे स्टोर करते हो। अगर समझो पेन ड्राइव में कोई फाइल है, उसे आपको कंप्यूटर में किसी फोल्डर में पेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो Ctrl+C Ctrl+V और अपने आप हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता ना तो इस बंदे को पूरी डिटेलिंग लिखनी होती कि वो फाइल कैसे जाकर स्टोर होगी, तो इसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों कंसेप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम प्रोग्राम है। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि प्रोग्राम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम प्रोग्राम और एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। दोस्तों सिस्टम प्रोग्राम हम उसे कहते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया एग्जांपल। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो यूजर के लिए लिखे जाते हैं। जैसे आप मोबाइल में प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ये हमारा आपने ऐप अगर डाउनलोड किया होगा MID Pro, तो इट इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम। गूगल मैप क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। या जो भी आप गेम खेलते हो क्या है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो दोस्तों जब भी किसी यूजर को एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाना होता है तो उसको हार्डवेयर की डिटेलिंग ना जाननी पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक इंटरफेस ला देते हैं। मतलब डायरेक्टली वो इंटरेक्ट ना हो हार्डवेयर के साथ, तो एक इंटरफेस आ जाता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस यूजर को जो भी एप्लीकेशन रन करना है, इसे जो भी टास्क परफॉर्म करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जाकर बोलेगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये फाइल कॉपी करनी है, तो मुझे बता तू क्या, मतलब मुझे बस करके दो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैंडल करेगा हार्डवेयर के साथ। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जवाबदारी होगी कैसे अब उसके फाइल को हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर करना है। तो ये क्या करेगा, Ctrl+C Ctrl+V कर देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम अब ढूंढेगा कि हार्ड डिस्क में कहां और कैसे स्टोर करना है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। तो अगर आपको ये समझ गया कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आपको ये भी जानना होगा कि दोस्तों प्रोग्रामर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम प्रोग्रामर, एक क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो जो लोग भी उन प्रोग्राम्स को लिखते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे या वो प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर से रिलेटेड होंगे, हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम्स, उन्हें लिखने वाले प्रोग्रामर को हम सिस्टम प्रोग्रामर कहते हैं। और जो भी एप्लीकेशन लेवल के प्रोग्राम्स लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। आई थिंक ये आपको क्लियर है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे तो आप बाकायदा देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं और वो सीपीयू का कितना % यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब सीपीयू को कितना % यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3% लिख कर आ रहा है। मेमोरी कितने % यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब आपके पास जो भी यहाँ पर रैम होगा वो पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना, वो टोटल 50% ऑफ मेमोरी यूज कर रहा है। मतलब रैम जो है वो 50% ऑक्यूपाइड है। इसका आप देख सकते हैं डिस्क कितना ऑक्यूपाइड है, नेटवर्क कितना ऑक्यूपाइड है, वो लिख कर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसे भी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, डिस्क कितना यूज हुआ, मेमोरी कितनी यूज हुई, मेमोरी मतलब रैम, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। और इसे कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दोस्तों अगर हम ओवरऑल अगर हम लोग बात करें फंक्शनैलिटीज की ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है 6 मैंने फंक्शनैलिटीज लिखी है, मेन फंक्शनैलिटीज। और भी फंक्शनैलिटीज होती है और भी उसके रोल्स होते हैं, एक एक करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में डिटेल में देखेंगे। पर हम लोग ये 6 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेमोरी एंड फाइल मैनेजमेंट। तो इसे मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है, आपने सपोज क्रोम ब्राउजर पे क्लिक किया,
तो आपका क्रोम ब्राउजर रैम में इनिशियली नहीं होता, वो कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क में होता है। तो दोस्तों जब आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ पहले हार्ड डिस्क से कहाँ पर आती है, रैम में आती है। लेकिन दोस्तों वो चीज़ हार्ड डिस्क से रैम में किस लोकेशन पे आएगी ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब मान लीजिए मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं, मैंने 4 प्रोसेस को मतलब मैंने 4 एप्लीकेशन एक साथ सब जो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया, सब जो समझो मैंने एडोब रीडर, क्रोम और कोई गेम, कोई भी पबजी समझो कोई गेम है उसको क्लिक कर दिया, और एक कोई और एप्लीकेशन है उसे क्लिक कर दिया, मतलब 4 एप्लीकेशन मैंने एक साथ खोल दिए। लेकिन रैम के अंदर जगह ही नहीं खाली है चारों को एक साथ लाने का। तो अब इसे कैसे हैंडल किया जाएगा, मतलब कौन से प्रोसेस को पहले लाया जाएगा। आप समझ रहे मैंने क्या बताया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने 4 प्रोसेस एक साथ ओपन किए, मतलब मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया, एडोब ओपन किया, पबजी जो गेम है वो ओपन किया, और एक कोई और मैं एप्लीकेशन ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वर्ड फाइल ओपन कर ली, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। तो मैंने 4 एप्लीकेशन ओपन कर लिए, लेकिन दोस्तों चारों एप्लीकेशन के लिए जगह नहीं है रैम के अंदर, कोई भी 2 आ सकता है फॉर एग्जांपल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले किसे लाएगा, ये डिसीजन कैसे मतलब ये डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि चारों में से कौन आएगा इस रैम के अंदर। तो इसके लिए कुछ एल्गोरिथम्स यूज होते हैं जिसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों ओवरऑल जो मेमोरी मैनेजमेंट है कि रैम के अंदर कौन सा प्रोसेस कहाँ पर जाएगा, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है तो वो रैम के अंदर से उसे निकालना पड़ेगा ना, ताकि रैम के अंदर जगह खाली हो जाए। तो ये भी डिसीजन कौन लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। जब भी दोस्तों आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वर्ड में कुछ लिखा और उसे सेव किया, तो फाइल हार्ड डिस्क में कहाँ स्टोर होगी, कैसे स्टोर होगी। अगर जगह नहीं खाली है तो पहले सबसे पहले अगर आपको कोई भी फाइल स्टोर करना है तो आपको हार्ड डिस्क के अंदर पहले क्या स्पेस ढूंढना होगा, है ना। तो अगर स्पेस नहीं खाली है तो यूजर को बताना कि भाई स्पेस खाली नहीं है, पहले स्पेस वैकेंट करो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो फाइल मैनेजमेंट और उसका प्रोटेक्शन भी, और मेमोरी मतलब रैम में कैसे प्रोसेस अरेंज होंगे, ये सारी जवाबदारी दोस्तों किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ मेमोरी मैनेजमेंट, तो इसमें प्रोसेस को लाना और प्रोसेस को रिमूव करना सब कुछ इन्वॉल्व है। किसी प्रोसेस को कितना स्पेस देना है और कितने देर के लिए देना है, ये सारा डिसीजन इसमें लिया जाता है। डिटेल में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में मेमोरी मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर है जिसमें आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं सीपीयू मैनेजमेंट। जब हम लोग बात करते हैं किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की, तो दोस्तों कोई भी सीपीयू देखिएगा, कोई भी सीपीयू जो होता है उसके अंदर कोर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हम लोग बात करते हैं हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक डायग्राम दिखाया था। जैसे यहाँ पर आप छोड़िए डायग्राम को, ये जो लिखा गया मेरे पास, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर लिखा गया, आपको दिखाई नहीं देगा, क्वाड कोर, ठीक है। तो क्वाड कोर मतलब इसके अंदर 4 कोर है, मतलब 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। तो एट अ वन टाइम मैं 4 प्रोसेस को एक साथ इस पर भेज सकता हूँ, चारों कोर पे एक एक प्रोसेस होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे सिस्टम में 50 प्रोग्राम रन होने के लिए रैम के अंदर हैं, रैम के अंदर 50 प्रोसेस हैं। अब दोस्तों रैम से हम प्रोसेस किसके पास लाते हैं, सीपीयू के पास लाते हैं रन होने के लिए। जिन प्रोसेस को रन कराना है वो हम रैम में रखेंगे, जब वो रन होने के लिए आएंगे तो सीपीयू के पास जाएंगे। लेकिन कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा, कितने देर के लिए जाएगा, कब जाएगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज करता है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस कितनी देर के लिए कब सीपीयू के पास जाएगा और कितने टाइम के लिए वो रन होगा, कब उसे निकालना है, कैसे मैनेज करना है। ओवरऑल प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे प्रोसेस को सीपीयू पे शेड्यूल करना है। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू मैनेजमेंट का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नेटवर्किंग। जब भी आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करना है। अगर आपको सेट करना है स्टैटिक सपोज आईपी सेट करना है, कॉन्फ़िगर करना है आपका आईपी मैक, तो ये सारा जो इंटरफेस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फिर अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट हो गए तो कौन कौन सी फाइल को एक्सेस है, बाहर का नेटवर्क कौन कौन सी फाइल्स आपके क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। आपने फायरवॉल का भी कंसेप्ट देखा होगा, है ना। तो ओवरऑल नेटवर्क से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारी जवाबदारी भी किसकी होती है दोस्तों, ये सारी जवाबदारी भी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। देन उसके बाद सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल आप किसी ब्राउजर में लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रहे हो किसी वेबसाइट पे जाकर, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई और एप्लीकेशन उस पासवर्ड आईडी को कैच कर ले रहा है, नहीं होता ऐसा जनरली, है ना। तो अगर रैम के अंदर सपोज 2 प्रोसेस है तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को इंटरफेयर ना करे, यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के डेटा को कैच ना कर सके, ये प्रोटेक्शन भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सिक्योरिटी में आती है, हम लोग इसके लिए डिटेली एक अलग से चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें देखेंगे कि किस किस लेवल की सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे प्रोवाइड करता है। तो सिक्योरिटी की भी जवाबदारी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एरर डिटेक्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फाइल करप्ट हो गया या आपका शटडाउन अनएक्सपेक्टेड वे से हो गया, समझो आपका पावर फेलियर हो गया और अचानक से शटडाउन हो गया आपके कंप्यूटर का, तो आपने देखा है जब आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो लिख के आता है कि प्रीवियस टाइम आपने
शटडाउन अच्छे से नहीं किया था। तो ये सारा जो दोस्तों कामकाज है एरर डिटेक्शन का, ये किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट आप देखेंगे अकाउंटिंग। इसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे कौन कौन से प्रोसेस कितने सीपीयू को यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना परसेंट, एंड मेमोरी को कितना परसेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। ये सारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन रखता है? हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये थे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की। और भी बहुत कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में मैं कराऊंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि MIT Pro ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। उसमें मैं एक से एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज को लेकर आऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको बेसिक जरूर समझा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या रोल होते हैं। और अब आपको ये समझा होगा कि जब भी हम किसी कंप्यूटर को लाते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही हम दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। मतलब जब आप किसी प्रोग्राम को दोस्तों एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम के लिए जो स्पेस कितना लगेगा, वो कब एग्जीक्यूट होगा, ये सारा डिसीजन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेता है। मतलब अगर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रैम के अंदर स्पेस चाहिए, उसको कुछ मेमोरी चाहिए, तो वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे असाइन करेगा अगर उसके पास ऑथोरिटी है। मतलब वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑथोरिटी है उतने मेमोरी स्पेस की, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे दे देगा। ठीक है, तो एक एक करके, मतलब एक एक जो एप्लीकेशन है इसे हम डिटेल में देखेंगे, कैसे सीपीयू मैनेज किया जाता है, कैसे मेमोरी मैनेज किया जाता है, फाइल कैसे मैनेज किया जाता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बूटिंग प्रोसेस कैसे होता है। मतलब जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रैम में लोड होता है। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बायोस चिप होता है उसके अंदर प्रोग्राम जो लिखा होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो इनिशियल लेवल पे जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पूरा एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये डिटेलिंग हम देखेंगे। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करते हैं वो सीपीयू पे जाके कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।